वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये मैंने यूट्यूब से एक परमार एसएससी करके चैनल है, उनका ये माइंड मैप है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसी के थ्रू हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले आर्टिकल 124 में डिफाइंड है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 124 जो है वो हमें कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 124 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को रचा गया है। ठीक है, आर्टिकल 124 कहता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे। राइट, तो ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रत्येक जज है उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उस जज की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 65 ईयर्स होगी। ये 68 नहीं है, 65 है, 65 ईयर्स होगी। ठीक है, और मिनिमम एज कितनी है, तो मिनिमम एज जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की मिनिमम एज को डिफाइन नहीं किया गया है। मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा। ठीक है, तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देगा। ठीक है, ये सब 124 आर्टिकल के अंडर ही आ रहा है। ठीक है, और अ जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4। ठीक है, और उसको ऑफिस से रिमूव करने के कुछ और भी तरीके हैं जो कि क्लॉज 4 में डिस्कस किए गए हैं, जैसे इम्पीचमेंट वगैरह जो है ये सब। तो सब ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि आर्टिकल 124 में। अब आर्टिकल 124 में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये देखते हैं कि कौन से लोग सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया है कि वो इंडिया का सिटीज़न ही ना हो। तो कैसे बनेगा, तो नहीं बन सकता है। ठीक है, हैज़ बिन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट। ठीक है, कम से कम 5 साल तक वो जज रहा हो किसी एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स में। ठीक है, और हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स। तो यानी कि या तो 5 साल तक वो जज रहा हो या तो 10 साल तक वो एडवोकेट रहा हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि अगर ये फुलफिलमेंट नहीं हुई है तो इंसान जज नहीं बन सकता है। अच्छा, ये भी देख लिया। अब उसके बाद आते हैं, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड। अच्छा, अब हमको ये पता है कि 124 के क्लॉज 4 में ये बातें डिस्कस की गई हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ आधार पर रिमूव नहीं भी किया जा सकता है।
ठीक है, मतलब उसको रिमूव करने के लिए कुछ प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करोगे तो ही रिमूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपका मन किया, आप एक दिन सो के उठे और आपने कहा कि आज मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव करना है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रिमूव होते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कैसे रिमूव हो सकते हैं। तो पहले तो क्या है कि आपको हाउस की मेजॉरिटी मेंबरशिप का इस चीज़ में सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले तो आप एक लेटर लिखोगे, उस लेटर पे आप कहोगे कि भाई मुझे फ़लाने जो CGI हैं वो मुझे नहीं पसंद है, और यहाँ पे आप साइन करोगे और कहोगे कि हम उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में कम से कम 100 लोगों के साइन चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 लोगों के साइन चाहिए। जब तक इतने लोग साइन नहीं करेंगे तब तक गंभीरता का पता नहीं चलेगा कि भाई बस ऐसे नहीं कि बस आपको रिमूव करना है, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके पार्लियामेंट जो है वो भी क्या करेगी। अच्छा, इतने पे क्या होगा कि इम्पीच नहीं होगा। जब इतने लोग साइन कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट जो है वो एक पैनल बनाएगी, ठीक है। एक्चुअली ये कोर्ट ही पैनल बनाती है। अभी एक केस था जिसमें एक हाई कोर्ट के जज जो हैं वो पैसा लेते हुए उनके घर पे नोट जले हुए मिले थे, तो फिर उस केस में क्या हुआ था कि लोग कह रहे थे कि इनका इम्पीचमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है। पब्लिक में एक परसेप्शन बन रहा था कि कोर्ट कुछ भी कर सकती है, मतलब जज वगैरह, और उनको तो सज़ा होगी नहीं। तो फिर उस केस में एक पैनल बना था और उन्होंने इंक्वायरी की थी, और उस इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये रिकमेंड कर दिया था कि ये जो जज हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट जो है वो चलाई जा सकती है, राइट। लेकिन जैसे उन्होंने ये रिकमेंड किया था, वो जज ने खुद से ही रिज़ाइन कर दिया था, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। लेकिन हमको ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोग उसी पर्सपेक्टिव से लेके चलना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। हाँ, तो क्या था कि 100 लोग लोकसभा में, 50 लोग राज्यसभा में कम से कम साइन करके देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको दोनों हाउस का स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, ठीक है, और हाउस का 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग होने चाहिए, ठीक है। तब जाके एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा, अदरवाइज वो रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए जज, ठीक है। या तो ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया गया है, या फिर वो जज के तौर पे अब कैपेबल नहीं रहे, हेल्थ रीजंस या कोई भी और रीजंस, ठीक है। आर्टिकल 124 में ही प्रेसिडेंट CGI को जो ओथ है, शपथ ग्रहण कौन कराएगा, तो प्रेसिडेंट कराएगा, ठीक है। ये सब आर्टिकल 124 में ही आ रहा है। उसके बाद क्या आता है, नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो उसके बाद किसी भी कोर्ट में वो जजमेंट या वकालत नहीं करेगा, एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, ठीक है। उसके बाद अब हम आर्टिकल 124 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अब हम देखेंगे आर्टिकल 125। देखते हैं आर्टिकल 125 क्या कहता है। तो आर्टिकल 125 जो वो बात करता है जजेस की सैलरी की, ठीक है। जो इनकी सैलरी है उसको कौन डिसाइड करती है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। और इनको जो विशेषाधिकार हैं और जो अतिरिक्त कुछ भी पैसा है, प्रिविलेजेस और अलाउंस है, वो भी कौन डिसाइड करेगी, हमारी पार्लियामेंट ही करेगी,
ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 126। तो आर्टिकल 126 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो जो एक्टिव चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? वैसे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये तो पता है, राइट, लेकिन कैसे होगा ये आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है, ठीक है। When the office of Chief Justice of India is vacant or absent by any reason, the duty shall be performed by one of the other judges of the court as the president may appoint, ठीक है। तो अगर मान लो कि CGI जो है वो किसी भी कारणवश एब्सेंट है और उनका पद खाली है, तो उस समय जो उनकी ड्यूटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस थे वो पूरा करेंगे। ये चीज़ आर्टिकल 126 बताती है हमें। कौन अदर जजेस? जैसे आर्टिकल 124 में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट होगा, उस सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा और 7 अदर जजेस भी तो थे, तो वही 7 अदर जजेस जो हैं वो एज ए CGI एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जैसा सही समझे इसके आधार पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 127, ठीक है। आर्टिकल जो 127 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 127 जो है वो एड हॉक की बात करता है, एड हॉक जजेस। एड हॉक मतलब टेम्परेरी से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि एक कोरम होता है जजेस का ना, कि इतने जजेस तो होने ही चाहिए, 10% तो होने ही चाहिए। जैसे कि एक कोरम होता है कैबिनेट का, कि कैबिनेट में जो है 15% से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जजेस का भी एक कोरम होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से मिनिमम अमाउंट ऑफ जजेस एक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी और जज को, ऑफ कोर्स अदर देन दोज 7 जजेस, किसी भी और जज को, वो हाई कोर्ट से भी हो सकता है, उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं एड हॉक जजेस की तरह, यानी टेम्पररी जजेस की तरह उनका इस्तेमाल कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 127 में सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत दी हुई है। देखो, इट इज़ अ कोरम ऑफ द जजेस of the Supreme Court not available to hold or continue any session, the CGI may, with the consent of the President, request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge, ठीक है। ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट तो है, लेकिन उनको ये चीज़ प्रेसिडेंट को लिखित में देना होगा और प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ ही वो ये एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द जजेस हु हैज़ बीन सो डेजिग्नेटेड इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। तो ये एडिशनल काम है जिन लोगों को एड हॉक जजेस बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये उनका कोई परमानेंट, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही हो चुके हैं, नहीं, वो टेम्परेरी हैं, यही तो प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 128, ठीक है। आर्टिकल 128 क्या कहता है? आर्टिकल 128 कहता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है वापस, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई केस है, ठीक है, अब उस पर कोई CGI हैं, वो देख रहे थे उस केस को, ठीक है, उन्होंने कोई फ़ैसला वगैरह सुनाया, काफ़ी लंबे समय तक उनके अंडर में वो केस रहा, फिर वो रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के 5 साल बाद वो केस फिर से खुल जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो उस समय के एग्जिस्टिंग CGI रहेंगे वो इन पुराने वाले CGI को बुला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके समय ही ये केस मतलब कि चला था, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है इस केस के बारे में, तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया कि आर्टिकल 128 जो है वो रिटायर्ड जजेस को भी बुला सकता है, ठीक है। फिर
ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यही आर्टिकल 128 हो गया। अब आर्टिकल 129 पे हम आते हैं। आर्टिकल 129 हमारा कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, वो एक रिकॉर्ड का भी कोर्ट होगा। किसका? रिकॉर्ड का भी कोर्ट होगा। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो चीज़ें होंगी उन हर चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड तक जजमेंट नहीं रहती हैं, वो आने वाले समय में किसी भी उससे मिलते जुलते केस में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के केसेस का रेफरेंस दे सकता है कि इसी तरह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये फैसला दिया था, और ये बाध्य होंगे उस जो भी मतलब सेशन जज या हाई कोर्ट के सामने अगर आप ये दलील देते हो तो वो बाध्य हैं इस चीज़ को मानने के लिए। तो वो कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम संभाल के रखें। ठीक है, तो यही आर्टिकल 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको रखा जाता है, और इसीलिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक, फिर आर्टिकल 130 में देखते हैं। आर्टिकल 130 जो है वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में बैठेगी, और इन अदर प्लेस एज द CGI में अपॉइंट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 123 में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगी और किसी और भी जगह बैठ सकती है अगर CGI चाहे तो, लेकिन राष्ट्रपति के परमिशन के साथ। अब आर्टिकल 131 देखते हैं। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मतलब है कि क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 131 जो है वो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, subject to the provision of this constitution, the Supreme Court shall have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states, between the government of India and any state or states or one side and one or more other states on the other, between two or more states। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ दखल दे सकती है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट हर जगह ऑलमोस्ट दखल दे सकती है। किसी नागरिक के साथ अगर अन्याय हो जाए तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे नहीं होता, आप अपील करते करते जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्षेत्राधिकार ही तो हैं कि कोर्ट किन किन मामलों में, दीवानी मामले हो गए आपके, फिर वो फौजदारी, सिविल, ये सब जो भी होता है, तो ये सब तो होता ही है। लेकिन आप एक तरह से ऐसे सोचो कि ज़मीन का मसला है, तो ज़मीन का मसला जो है वो आपका लोअर कोर्ट भी देख सकता है, फिर हाई कोर्ट भी देख सकता है, फिर आप वहाँ से नहीं आपका मन भरा तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। यानी कि ये जो एक आपका ज़मीन का मुद्दा था उसके जुरिस्डिक्शन में ये तीनों कोर्ट आ रहे थे। ठीक है, तीनों कोर्ट, हाँ एक हायरार्की ज़रूर है कि आपको नीचे से स्टार्ट करते हुए या हाई कोर्ट से स्टार्ट करते हुए ही आप बढ़ोगे, लेकिन तीनों कोर्ट इस तरह के मामले देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 131 जो है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट को एक एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक्सक्लूसिविटी, विशेष जुरिस्डिक्शन मिलती है जो कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट्स के पास भी नहीं होती है। वो क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी सरकार का किसी एक राज्य या एक से ज़्यादा राज्यों के साथ कोई मतभेद हो जाए तो वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। वो हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है, लोअर कोर्ट नहीं सुन सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट या फिर और स्टेट, चाहे 1 2 3 4 कितना भी नंबर नहीं मैटर करता, ठीक है। अगर ये आपस में लड़ रहे हैं किसी चीज़ पे, जैसे पानी के मुद्दे पे लड़ जाते हैं, पंजाब कहता है कि ये सारा पानी हमारा है नदियों का, हरियाणा बोलता है नहीं भाई हमको भी चाहिए, इस पर हमारा भी हक है, राजस्थान बोलता है हमें भी चाहिए। तो देखो यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब ये लोग लड़ेंगी कि नहीं तुम डैम से ज़्यादा पानी छोड़ो, कम पानी छोड़ो, जो भी हो। तो ये केस कौन देखेगा? इस तरह के विवादों को सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 131 भी हम लोगों ने देखा। फिर आता है आर्टिकल 132। ये तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अरे नहीं सॉरी यार, वो 32 था, नहीं आर्टिकल 132 दूसरी चीज़ है भाई, देखो ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है। तो जो लोग अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में करते हैं ना, तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है कि अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कि जो अपील करते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है, हाई कोर्ट से, लेकिन सर्टेन केसेस में, ठीक है। और वो सर्टेन केसेस क्या होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होने चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होने चाहिए। तो ये इतना हमने देख लिया आर्टिकल 132 तक। अब उसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 144। आर्टिकल 144, ठीक है। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल, अब एक मिनट, आर्टिकल 144 और एक होता है धारा 144, ठीक है, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ, ये अनुच्छेद है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, धारा नहीं होती है। जो धारा है वो आईपीसी सीआरपीसी वो जो अलग है, वो पुलिस का सिस्टम है। आर्टिकल 144 दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। एक मिनट सॉरी, लेकिन 144 से पहले हमने वो एक गड़बड़ ये हो गया। अभी 144 पे चलते हैं, लेकिन हमने थोड़ा ऊपर चले गए, हमको इस तरह ही बढ़ना था, ठीक है। तो 132 तक हमने देख लिया था, अब हमको देखना है 133। ठीक है, तो आर्टिकल 133 जो बताता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के मैटर को, सिविल मैटर, जो सिविल मैटर्स होते हैं उसके लिए हम हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, मैरिज का विवाद हो सकता है, डाइवोर्स का विवाद हो सकता है। ये सारे विवाद भी जो हैं हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 134, ठीक है। तो आर्टिकल 134 क्या कहता है कि हम अपील कर सकते हैं क्रिमिनल मैटर में भी। तो 133 जो था वो हमारा मैरिज नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सिविल मैटर्स, ठीक है। और जो 134 है वो हमारा क्या है, क्रिमिनल मैटर्स हो गया, राइट। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स जैसे थेफ्ट, मर्डर चार्जेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 135।
आर्टिकल 135 कह रहा है कि jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court until Parliament by law provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers in any matter to which the provisions of आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 डू नॉट अप्लाई। ठीक है, अब कह रहा है कि यार देखो सिविल कोर्ट का भी अपील हो सकता है, क्रिमिनल वाला भी मैटर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन यार कितने चीज़ों को लिस्ट करोगे, सोचो कितनी चीज़ों को लिस्ट किया जा सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 135 कह देता है कि अगर जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती है, ठीक है, तब तक आर्टिकल 133 और 134 में जो चीज़ें कवर नहीं हो पाएँ वो सारे मैटर पे भी अपील हो सकती है 135 के आधार पे, आर्टिकल 135 के आधार पे। ठीक है, फिर आर्टिकल 136 क्या कहता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लीव टू अपील, SLP बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 136 किससे रिलेटेड है, सबसे पहले तो वो SLP से रिलेटेड है। ठीक है, SLP क्या है, द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज। ठीक है, अगर किसी भी कोर्ट में किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, कोई डिक्री दे दी है, कोई सज़ा सुना दी है, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे कि आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करोगे। ठीक है, लेकिन SLP जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर कहें CGI के डिस्क्रिशन पे, मतलब उनके विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपकी SLP एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसको नहीं, ये सुनने लायक मैटर नहीं है तो वो नहीं सुनेंगे। इसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि आपने SLP लगा दी तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सीधे मतलब चैलेंज करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये पहली बार डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन हाँ अगर एक्सेप्ट कर लिया तो किसी भी जो लोअर कोर्ट है उसका कोई भी जजमेंट वगैरह है वो डायरेक्ट वो अपील आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि कोई लोअर कोर्ट है, आपने उसको हायर कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया, आप सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपकी SLP को CGI एक्सेप्ट करें तो। ठीक है, आर्टिकल 136 भी हो गया। फिर आर्टिकल 137 पर आते हैं। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू। ठीक है, अब क्या है कि मान लो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आर्टिकल 137 की बात कर रहे हैं, फैसला दे दिया। ठीक है, अब उस पर क्या है कि अब उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक छोटी नहीं, मतलब हल्का फुल्का कुछ ऐसा नहीं, कुछ मेजर मिस्टेक हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने फैसले को खुद ही रिव्यू कर सकती है। ठीक है, वो खुद से उसके पास रिव्यू करने की शक्ति है कि जैसे मान लो कि किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुम मर्डर किए हो, ठीक है, लेकिन फिर अब तुम्हें फांसी होगी, लेकिन फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं हमने तो इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, या फिर जो भी कुछ भी XYZ जो भी तथ्य निकल के आएंगे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः कहेगा कि नहीं नहीं हम अपने फैसले को रिव्यू कर रहे हैं, तुम जाओ भाई इज्जत बरी हो या जो भी जैसा। ठीक है, तो आर्टिकल 137 ये हो गया। आर्टिकल 138 क्या कहता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव फर्दर जुरिस्डिक्शन एंड पावर विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें यूनियन लिस्ट में आती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उन सारी चीज़ों पे है। ठीक है, तो आर्टिकल 138 से सुप्रीम कोर्ट का दायरा या फिर जुरिस्डिक्शन तो कहो
और बढ़ गया। ठीक है, जितनी चीज़ें यूनियन लिस्ट में हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। 139 क्या कहता है? हाँ, 139 कहता है कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 139 जो है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स जारी करने की ताकत। 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है, जो 32 है ना आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो आप उसके तहत जब कुछ प्ली करोगे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जो वो रिट जारी करेगा वो 139 से आता है। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स और रिट्स एनी ऑफ देम फॉर एनी पर्पजेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 32। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 कहता है एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर कन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, आर्टिकल 141 इम्पोर्टेंट है और आर्टिकल 141 हमें ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ दे दिया, जो फैसला दे दिया, वो सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा। The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। फिर 142 आर्टिकल क्या कहता है? Enforcement of decrees and order of Supreme Court and order as to discovery etc. The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass decree or may order as it necessary for doing complete justice subject to the provisions of any law made on this behalf by Parliament. The Supreme Court shall all and every power to make any order। तो आर्टिकल 142 पे हम थे, राइट। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे किसी भी ऑर्डर को पास कर सकती है जो कि किसी को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो भी चीज़ हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट वैसा ऑर्डर पास कर सकती है। फिर आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं उस सलाह को मानने के लिए। ठीक है, इफ इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज अरीजन व्हिच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, he may refer the question to that court and the court may after hearing report to the president its opinion। ठीक है, और आर्टिकल 144 कहता है कि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में काम करेंगी, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगी। ठीक है, क्योंकि न्याय दिलाना है तो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ को इस तरह काम करना होगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कि न्याय दिलाने में सबसे बेस्ट कार्रवाई हो सकती है, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं हाई कोर्ट को। अब एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर हो जाए तो हाई कोर्ट में तो ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए गाइस, राइट। तो आइए देखते हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आर्टिकल 214 पे आते हैं। आर्टिकल 214 कहता है स्टेट्स के लिए क्या होंगे? हाई कोर्ट्स होंगे। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, 215 कहता है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। और हमने देखा था कि कहाँ गया, हाँ 129, और हमने कहा था 129 में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो गए।
तो साथ लिखना जरूरी है। 215 समझ गए। आर्टिकल 216 लिखता है कि हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो 124 में था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 124 और इनका 216 कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि उसमें क्या था कि 214 में जैसे कि हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स है और 216 में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन 124 में सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया और उसका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक ही आर्टिकल में था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 216 के तहत ही एक चीफ जज होगा और अदर जजेस होंगे, लेकिन अदर जजेस की संख्या शायद यहाँ पे डिस्क्राइब्ड नहीं है। तो आर्टिकल 217 पे चलता है। आर्टिकल 217 कहता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन टू द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, और इनकी एज कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स होती है और हाई कोर्ट के जजेस की 62 ईयर ऑफ एज है, ठीक है। बाय प्रेसिडेंट कंसल्टेशन सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फील नेसेसरी कॉलेजियम। तो जो जजेस का यही समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 217, ये शायद 217 की बात अब हो रही है, 216 कंप्लीट हो चुका है। तो आर्टिकल 217 में जजेस का अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट है, कॉलेजियम का फॉर्मेशन, और जो मतलब कि जो मुख्य जज हैं हाई कोर्ट के वो रिज़ाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को करेंगे, ठीक है। रिमूवल जो है, रिमूवल प्रोसेस सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिमूवल होता है जज का, उसी तरह इसमें भी होगा, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए या तो इनकैपेसिटी होना चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन भी 217 ही डिस्कस करती है। तो 217 में क्वालिफ़िकेशन होना है, और क्वालिफ़िकेशन क्या होता है? 10 साल तक एडवोकेट हो आप हाई कोर्ट में, या फिर आपने कोई जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करके रखा है 10 साल तक के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्राइटेरिया था 5 साल तक जज या 10 साल तक वकालत, लेकिन हाई कोर्ट जज के लिए 10 साल तक के लिए वकालत पे आप बन सकते हो हाई कोर्ट का जज, ठीक है। फिर आर्टिकल 218 पे आता है। आर्टिकल 218 बताता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स, ठीक है। फिर आर्टिकल 219 पे चलते हैं, ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो 219 जो है वो इन जजेस के शपथ ग्रहण के बारे में बताता है, और शपथ कौन दिलाता है इनको? गवर्नर, राज्य के गवर्नर होता है ना, वो लोग शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 220 जो है वो हमें कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, ठीक है। यानी कि 220 के तहत अगर आप एक बार CJI बन गए हो, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। और यही सेम कुछ हमने इधर भी देखा था। आर्टिकल 124 में नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड एक्ट इन एनी कोर्ट, उसी तरह वहाँ पे 124 था और यहाँ पे 220 है, ठीक है। अब 221 देखते हैं। तो आर्टिकल जो 221 है वो इनकी सैलरीज वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। इनकी सैलरीज और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड से, और इनकी पेंशन भी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही आती है, ठीक है। आर्टिकल 222 पे आता है। तो किसी भी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो 222 आर्टिकल के तहत हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी
जो CGI है उनको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना होगा और प्रेसिडेंट ही करेंगे ट्रांसफ़र। आर्टिकल जो 223 होता है वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, अब 225 देखते हैं। तो 225 बताता है कि हाई कोर्ट के जजेस का जुरिस्डिक्शन कितना है। 226 हमें जुरिस्डिक्शन बताता है। गवर्नर डज नॉट नीड एडवाइस। ठीक है, जिस तरह आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होती थी CGI की, लेकिन 225 में ये मेंशन किया है कि गवर्नर को किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात होती है आर्टिकल 225 में। अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात होती है कि किन मामलों में आप अपील सुन सकते हैं, और रिट जो है वो भी 225 के तहत होता है। हाई कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन इज़ वाइडर देन हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आर्टिकल 225 से हमें ये पता चलता है कि हाई कोर्ट का किसी क्षेत्र मतलब फैसला देने का जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है, उससे ज़्यादा जो है क्षेत्राधिकार है उनका अपील सुनने का। ठीक है, और आर्टिकल 226 पे अब चलते हैं। 226 कहता है रिट्स। ठीक है, जो CGI था, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो 139 आर्टिकल के तहत रिट्स जारी करते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 226 के वजह से हाई कोर्ट रिट्स जारी कर पाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो हाई कोर्ट का रिट है उसका जो मतलब कि एरिया है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से जुड़े रिट्स जारी करता है, राइट। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी रिट्स जारी करेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट देखो लीगल और फंडामेंटल राइट्स दोनों पे रिट्स जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करने से मना कर सकता है। मतलब कि आप गए और आपने कहा कि भैया, हाई कोर्ट में गए और कहा कि सर देखिए हमको ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा है, ठीक है, हमको कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो एक बार हाई कोर्ट इस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब रिजेक्ट इन द सेंस वो रिट नहीं जारी करेगा, बोलेगा कि ठीक है हम कह दे रहे हैं कि तुमको सामने ले आए, कोर्ट के सामने पेश करे या फिर जो भी है, लेकिन मतलब वो रिट जो है रिट नहीं जारी करेगा, वो उसके विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना ही पड़ेगा, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 227 कहता है पावर ऑफ सुप्रीम टेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। बाकी और जो उससे छोटे कोर्ट हैं उनके ऊपर इसकी सर्वोच्चता को आर्टिकल 227 बताता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 230। तो आर्टिकल 230 कहता है कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टेट्स तक तो रहेगा ही, स्टेट्स के साथ ही साथ वो यूनियन टेरिटरीज तक उसकी एक्सटेंशन जाती है। ठीक है, अब जैसे समझना, अंडमान एंड निकोबार है, इसका केस कलकत्ता का हाई कोर्ट देखता है। लक्षद्वीप जो है उसका केस कोची या केरला हाई कोर्ट देखता है। दादरा है और जो दमन है वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट देखता है। पुडुचेरी जो है वो मद्रास देखता है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट देखता है। तो ये क्या है, आर्टिकल 230 के ही तहत है, राइट। अब आर्टिकल 231 देखते हैं। आर्टिकल 231 इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 30 भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 231 के तहत इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है,
एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक ही कोर्ट रहेगा। जैसे क्या था अभी आर्टिकल 230 में भी क्या था कि उसका जुरिस्डिक्शन अपने स्टेट से बाहर जा रहा था 230 में, लेकिन वो किसी और स्टेट पे नहीं जा रहा था, वो यूनियन टेरिटरी पे जा रहा था। लेकिन आर्टिकल 231 में आपका जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट तक चला जा रहा है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र राज्य को भी देखता है और गोवा राज्य को भी देखता है। ठीक है, तो आर्टिकल 231 जो है वो 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 231 हो गया, 233 समझ लेते हैं। वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट्स एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब जैसे मान लो क्या है कि जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इन सब चीज़ की जो वैलिडेशन वो गवर्नर करेंगे और किससे करेंगे? बाय कंसल्टिंग हाई कोर्ट। और आर्टिकल 234 कहता है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विसेज। और आर्टिकल 235 कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स हाई कोर्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका सुपरविजन कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 235 हमें बताता है। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। वीडियो लॉन्ग हो गया है, but I hope it's worth it. Have a nice day.